अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का पेशेंट आपको वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिजीज मिलेगा। तो सीधा टॉपिक में आते हैं। आज हम लोग क्या सीखेंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डेफिनेशन, इटियोलॉजी यानी कि कॉजेस, रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, उसके साथ देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए स्पेशल टेस्ट क्या क्या है, और क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स, और लास्ट में देखेंगे फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। हर कोई फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में पहले चला जाता है, लेकिन ये सब बहुत लोगों को पता ही नहीं है, या फिर पता है तो रट्टा मार के पता है। इसको डिटेल्स में समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप सही तरीके से डायग्नोस करना चाहते हो। सो लेट्स स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का डेफिनेशन क्या है? किसको कहता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस? It is a degenerative condition of cervical spine involving intervertebral disc, vertebral bodies, ligaments, facet joints, which may lead to neck pain, stiffness, and sometimes nerve root or spinal cord compression. सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, मतलब डिग्रेडेशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। इन्वॉल्विंग क्या क्या है? इन्वॉल्व इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क होता है वो इन्वॉल्व होता है। वर्टिब्रल बॉडीज इन्वॉल्व होता है, मतलब वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है। लिगामेंट्स इन्वॉल्व होता है सर्वाइकल स्पाइन के सराउंडिंग्स, और फैसेट जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होता है। विच में लीड टू नेक पेन, जो आपका कारण बन सकता है नेक पेन का, नेक के आसपास स्टिफनेस का, एंड समटाइम्स ऑल्सो नर्व और स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन, जिसके वजह से क्या होता है? रेडिकुलोपैथी, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। मतलब तो समझ लिया। अब देखेंगे इटियोलॉजी यानी कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कॉजेस क्या है। सबसे पहला है एजिंग। एज के वजह से आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का चांसेस इंक्रीज कर जाता है। दूसरा है डिस्क डीजेनरेशन, डिस्क का डिग्रेडेशन। तीसरा क्या है? ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन। अभी ऑस्टियोफाइट क्या है? आपका जॉइंट्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है उसको ही हम लोग ऑस्टियोफाइट बोलते हैं। लिगामेंट थिकनिंग, लिगामेंट आपका थिक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। और रिपीटेड नेक स्ट्रेन और ट्रॉमा। स्ट्रेन मतलब रिलेटेड टू मसल, आपका नेक मसल में स्टिफनेस होता है। और क्या होता है? अगर रिपीटेटिवली अगर आपका नेक में स्ट्रेन हुआ है, उसकी वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का चांसेस इंक्रीज कर जाता है। और अगर आपका नेक में एक्सीडेंटली ट्रॉमा हुआ है, उसके वजह से भी लेटर स्टेज में आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। अभी हम लोग देखेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहला है पुअर पोस्चर। अगर आपका पोस्चर खराब है तो आपका पुअर पोस्चर की वजह से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हो, कोई काम नहीं करते हो, आपका एडीएल यानी कि एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग बहुत ही खराब है, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, विच लीड्स टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तीसरा क्या है? प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर और मोबाइल यूज। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में गेम खेलते हो इसीलिए आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो रहा है। हो सकता है आपका काम ही है कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे, लेकिन आपको वो प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको करना पड़ता है, वो भी क्या होगा? लीड्स टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। रिपीटेटिव नेक मूवमेंट। अगर आपका नेक मूवमेंट ज़्यादा है, इसके वजह से भी आपका लेटर स्टेज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है। अभी क्या देखेंगे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का सबसे इंटरेस्टेड थिंग वो क्या है? स्पेशल टेस्ट। पहला क्या है? स्पर्लिंग टेस्ट। क्या होता है इससे? टू डिटेक्ट एनी नर्व रूट कंप्रेशन। और सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट क्यों किया जाता है? अगर सर्वाइकल डिस्ट्रैक्शन टेस्ट से आपका पेन रिलीफ हो रहा है, मतलब आपका नर्व रूट भी इन्वॉल्व है। अगर आप ये दोनों टेस्ट सीखना चाहते हो
प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर लाएंगे। सो नेक्स्ट क्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का क्लिनिकल फीचर्स, मतलब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस का सिम्टम्स क्या क्या है। सबसे पहला है नेक पेन एंड स्टिफनेस। इस रीजियन पे आपका पेन होगा और क्या होगा, स्टिफनेस फील होगा। दूसरा क्या है, रेडिएटिंग पेन टू शोल्डर, आर्म, फोर आर्म्स एंड फिंगर्स। आपका पेन रेडिएट कर सकता है थ्रू शोल्डर, आर्म्स, फोर आर्म्स एंड फिंगर्स। ये कब होता है, सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी पे, जब आपका नर्व रूट इन्वॉल्व होता है। तीसरा क्या है, मसल स्पैज्म, पैरास्पाइनल मसल्स पे, ट्रेपीजियस पे और एससीएम पे। एससीएम क्या है, स्टार्नोक्लीडोमास्टॉइड। ये सब मसल्स पे आपका स्पैज्म होगा। चौथा क्या है, टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन इन द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब में आपका टिंगलिंग या फिर नमनेस सेंसेशन हो सकता है। नंबर 5, वीकनेस इन अपर लिम्ब, ऑल्दो नॉट फॉर एवरीवन। किसी किसी पेशेंट में आपका अपर लिम्ब में वीकनेस हो सकता है, ये भी ऑप्शनल है। हेडेक, हेडेक सबको नहीं होता, लेकिन इसके साथ अगर हेडेक है, ये क्या होता है, और भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का कॉन्फर्मेशन बढ़ जाता है। नंबर 7 क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस। मॉर्निंग स्टिफनेस ऑलमोस्ट एवरीवन में होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस अगर हुआ है। नंबर 8, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन ऑफ सर्वाइकल स्पाइन। आपका सर्वाइकल स्पाइन में जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो डिक्रीज कर जाएगा। कैसे, जैसे क्या होता है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऐसे, लेकिन वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आप इतना ही कर सकते हो, इतना नहीं कर सकते, रोटेट नहीं कर सकते, इतना थोड़ा सा ही रोटेट होगा, उसके बाद स्पैज्म होगा, स्टिफनेस फील होगा, पेन हो सकता है, इतना ही होगा, पूरा नहीं होगा, साइड पे भी पूरा नहीं होगा। नंबर 9, वर्टिगो और डिजीनेस। ये भी किसी किसी को में होता है, मोस्टली जिन लोगों का सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का लेटर स्टेज में है उन लोगों को वर्टिगो या फिर डिजीनेस हो सकता है, लेकिन जनरली इनिशियली में वर्टिगो या फिर डिजीनेस नहीं होता। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट, जिसमें सबको इंटरेस्ट बहुत है। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रोथेरेपी। इलेक्ट्रोथेरेपी में हम लोग अल्ट्रासाउंड थेरेपी यूज कर सकते हैं कंटिन्यूअस मोड में ओवर सर्वाइकल पैरास्पाइनल मसल्स। सर्वाइकल के रीजन में पैरास्पाइनल मसल्स पे आप कंटिन्यूअस मोड पे अल्ट्रासाउंड दे सकते हो। दूसरा है टेंस और आईएफटी फॉर पेन रिलीफ। पेन रिलीफ के लिए आप आईएफटी या फिर टेंस यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिकल थेरेपी। मैकेनिकल थेरेपी में आप क्या दे सकते हो, सर्वाइकल ट्रैक्शन। जनरली ये 7.5 पाउंड बोला जाता है, लेकिन हर किसी का बॉडी कंपोजिशन सेम नहीं होता, इसीलिए 10 to 15 पाउंड्स फॉर 10 to 20 मिनट्स आप यूज कर सकते हो। ये आपको रेंज जज करना होगा एग्जैक्टली आपके पेशेंट के लिए आपको कितना देना होगा। मैनुअल थेरेपी में क्या कर सकते हो, मैनुअल ट्रैक्शन दे सकते हो और सर्वाइकल एंड थोरेसिक मोबिलाइजेशन भी कर सकते हो अगर आपको टेक्निक्स वगैरह आता है। और ये पुराना कॉन्सेप्ट है, अगर सर्वाइकल स्पाइन में दिक्कत है तो सर्वाइकल स्पाइन में ही ट्रीटमेंट किया जाता है। थोरेसिक मोबिलाइजेशन भी आपको करना होगा, क्योंकि ये चीज़, हर चीज़ इन्वॉल्व है आपके बॉडी में, कोई अलग से काम नहीं होता, आइसोलेटेड करके कुछ नहीं होता, आपका बॉडी एक चेन सिस्टम में काम करता है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सरसाइज थेरेपी। एक्सरसाइज थेरेपी में आप क्या कर सकते हो, आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज, जो ऐसे बहुत ही कॉमन एक्सरसाइज है, ऐसे करता है, वो आप करवा सकते हो। सर्वाइकल स्ट्रेचिंग करवा सकते हो, सर्वाइकल स्पाइन का मसल्स का जो भी स्ट्रेचिंग होता है वो आप करवा सकते हो। शोल्डर मोबिलिटी एक्सरसाइज भी आपको करवाना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपको बताया सर्वाइकल स्पाइन का इशू मतलब सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन का ही ट्रीटमेंट नहीं करवाना है, शोल्डर मोबिलिटी, ट्रेपीजियस का, थोरेसिक रीजियन का ट्रीटमेंट भी आपको करना होगा। उसके बाद क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कैपुलर मसल्स एंड ट्रेपीजियस। स्कैपुलर मसल्स आपका जो भी है सीट्स मसल्स, उसका स्ट्रेंथनिंग एंड स्टेबिलिटी आपको इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, और ट्रेपीजियस मसल को भी स्ट्रेंथनिंग करवाना पड़ेगा। अगर आपको ये सब एक्सरसाइज डिटेल में प्रैक्टिकली देखना है, आप कमेंट कर दो, हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बनाएंगे। अभी एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी में, मॉडर्न साइंस में सिर्फ आइसोलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाया जाता। एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी के बाद लेटेस्ट स्टेज में आपको फंक्शनल ट्रेनिंग भी करवाना है। फंक्शनल मतलब क्या, फंक्शनल मतलब आपके फंक्शन से
रिलेटेड आपका लाइफ के जो ADL है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, उसके साथ फंक्शनल होगा, ऐसा ट्रेनिंग, ऐसा एक्सरसाइज। और फंक्शनल मतलब सिर्फ पोस्चरल करेक्शन, आइसोलेटेड मूवमेंट नहीं। फंक्शनल मतलब कॉम्बाइन में मल्टी जॉइंट एक्सरसाइज। क्या क्या है? पोस्चरल करेक्शन एक्सरसाइज आप करवा सकते हो सर्वाइकल स्पाइन का, आपका ट्रेपीजियस में, ताकि स्टिफनेस ना हो। इसके लिए क्या होगा? सर्वाइकल स्पाइन का रिलीज करवाना होगा, आपको इधर का आइसोमेट्रिक करवाना होगा, और क्या करवाना होगा? शोल्डर मोबिलिटी एंड स्कैपुलर स्ट्रेंथनिंग करवाना होगा, स्टेबिलाइजेशन, आपका सिट्स मसल का स्टेबिलाइजेशन करवाना होगा। दूसरा क्या है? एर्गोनॉमिक एडवाइस। उसमें क्या क्या देखना होगा? जब कोई कंप्यूटर में या फिर फोन चला रहा है बहुत देर से, उसका फोन या फिर कंप्यूटर क्या होगा? हाई लेवल में रहना चाहिए। ज्यादा देर तक अगर हाई लेवल से नीचे होगा, क्या होगा? ऐसे फ्लेक्शन हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा? इधर का मसल में स्ट्रेन हो जाएगा। इसीलिए 20-25 मिनट में आपको पोजीशन चेंज करवाना होगा। और क्या? ऑफिस में अगर आप कोई कंप्यूटर में काम करते हैं, क्या करना होगा? कंप्यूटर का डेस्क जो है वो आपको आई लेवल में लाना होगा, या फिर सीट को एडजस्ट करना होगा, ताकि कंप्यूटर के लेवल के साथ आपका आई रहे। और कोई भी पोजीशन आपको ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं बैठना है। अगर आपका आई लेवल में भी अगर आपका कंप्यूटर या फिर फ़ोन है, स्टिल आपको 30-40 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेना है। कोई भी मूवमेंट सही नहीं है, कोई भी मूवमेंट गलत नहीं है। द प्रॉब्लम इज, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए वो पोजीशन होल्ड कर रहे हो तब। और दूसरा क्या? आपका स्पाइन का अलाइनमेंट, आपका सीटिंग पोस्चर सही होना चाहिए। न्यूट्रल स्पाइन में आपको बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। अगर बैठ भी जाते हो तो फिर वेरी शॉर्ट टाइम के लिए सीधा बैठना है, सीधा बैठने का कोशिश करना है। ओके। ऑर्थोसिस सर्वाइकल सॉफ्ट कॉलर आपको यूज करना है एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए, और सर्वाइकल पिलो यूज करना है फॉर प्रॉपर नेक सपोर्ट। सर्वाइकल पिलो में क्या होता है? आपका ये कॉन्वेक्स कॉनकेव को अलाइनमेंट रखते हुए आपका सर्वाइकल पिलो बनाया जाता है, ताकि आपका नेक फ्लेक्शन ना हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मुझे DM कीजिए, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।